अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। लास्ट क्लास में जब हम लोग लॉ पढ़ रहे थे तो आपको अगर याद हो तो मैंने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा दिया था, पूरा पढ़ा दिया था कि नहीं पढ़ा दिया था? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, यस सर आपने पढ़ा दिया था। तो बेटा मैं जब लास्ट क्लास में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ाया तो मैंने पूरे उसके एग्जाम्पल बना दिए थे। एग्जाम्पल बना के जो भी उसका लीगल प्रोसेस था वो मैंने आपको नोट्स के अंदर से रीड करा दिया था, कीवर्ड्स हाईलाइट करा दिए थे और हमने रिवीजन भी कर लिया था। अच्छा, अब बेटा लास्ट क्लास में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ने के बाद हमने सेक्शन 62 चालू कर दिया, जो मैं आज खत्म कर दूंगा। सेक्शन 62 किस चीज का था? सेक्शन 62 इस चीज का था, मतलब फिक्स रूल बना लो, थंब रूल। कंपनी जब भी फर्दर शेयर ऑफर करेगी पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगी, और अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मना कर देते हैं कि बोले नहीं हम तो शेयर नहीं लेंगे, जाओ बाहर में जाओ, तो फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो शेयर डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। याद आ गया? ये पूरा मैंने कल पढ़ा दिया था। अब देखो बेटा इस सेक्शन के एक्सेप्शंस हैं। इस सेक्शन के क्या है बेटा? एक्सेप्शंस हैं। देखो इधर देखो, अब एक बार बुक निकालो। एक थर्ड पॉइंट दिखेगा ऑफर ऑफ फर्दर शेयर्स टू एम्प्लॉइज, फोर्थ पॉइंट दिखेगा ऑफर ऑफ फर्दर शेयर्स टू एनी पर्सन, फिफ्थ पॉइंट दिखेगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लोन्स, और सिक्स पॉइंट दिखेगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लोन। बेटा ये जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट है ये एक्सेप्शन है सेक्शन 62 के। इन केसेस में कंपनी फर्दर शेयर ऑफर कर रही है, इन केसेस में कंपनी फर्दर शेयर ऑफर कर रही है, लेकिन जो फर्दर शेयर ऑफर किए जा रहे हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं किए जा रहे, किसी और को किए जा रहे हैं। भाई सेक्शन 62 तो बोला फर्दर शेयर एग्जिस्टिंग वालों को ही दोगे। अब इन चारों ही केसेस में हम जो फर्दर शेयर दे रहे हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं दे रहे बेटा, बल्कि किसी और को दे रहे हैं। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चारों पॉइंट के ऊपर लिखेंगे एक्सेप्शन टू सेक्शन 62, एक्सेप्शन टू सेक्शन 62, एक्सेप्शन टू सेक्शन 62 एंड एक्सेप्शन टू सेक्शन 62। चारों केसेस के ऊपर, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस और सिक्स्थ केस। फिर बोल रहा हूं, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस और सिक्स्थ केस, चारों केसेस के ऊपर लिखेंगे एक्सेप्शन टू सेक्शन 62, एक्सेप्शन टू सेक्शन 62, एक्सेप्शन टू सेक्शन 62। लिख लिया क्या? बताओ जल्दी से। लिख लिया बेटा? आप दोनों इधर जब पीछे बैठे हैं, क्या नाम है आप दोनों का? आगे आइए प्लीज। मैंने इतनी बार बोला जब आगे जगह पीछे मत बैठा कीजिए, आगे आइए फटाफट। कम ऑन सेकंड बेंच। हाँ जी, यहां तक क्लियर है सबको? समझ में आ गया? अब बेटा ये दोनों एक्सेप्शंस में समझाऊंगा। यहां पे बोला बेटा मैं जितना बोलूं उतना मेरी बात मान लिया करो, मैं जब बोलूं तो मान लिया करो प्लीज। सेकंड बेंच पे आ जाइए फटाफट। नहीं आप दोनों को बुलाऊंगा ना, कोई आप दोनों से लड़ाई थोड़ी है मेरी। चलो आ जाओ, आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? निदान, जो भी है, विधान। हाँ आइए। यहां तक क्लियर है? अच्छा बेटा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। बता रहा हूं क्या सुनना है, एक मिनट रुक जाओ। लो इस वाले टॉपिक के आगे लिखिएगा, इस वाले टॉपिक के आगे लिखिएगा रेफर पेज 4.23। इस वाले टॉपिक के आगे लिखिएगा रेफर पेज 4.23। अब देखिए सुनिएगा सर, अब पहला एक्सेप्शन क्या है? लॉ बोला कंपनी चाहे तो फर्दर शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ना दे, कंपनी चाहे तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ले आए। क्या ले आए? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ले आए, और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम लाके फर्दर शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को दे दे। किसको दे दे? एम्प्लॉयज को दे दे। बोले अगर आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम लानी है तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी जनरल मीटिंग में बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, और दूसरा प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन से कंप्लाई करना पड़ेगा। किससे कंप्लाई करना पड़ेगा? प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन से। ठीक है, तो देखो इधर देखना, लॉ क्या बोला? ऑफर ऑफ फर्दर शेयर्स टू एम्प्लॉयज। फर्दर शेयर्स may be offered to the employees if such further shares are offered under employee stock option scheme, employee stock option scheme under an authority of special resolution passed by the company and by complying with such conditions as may be prescribed। इसमें एक नोटिफिकेशन आया हुआ है
प्राइवेट कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में अगर आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम लानी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास होता बल्कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। तो हाउएवर इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इंस्टेड ऑफ एसआर एंड ओआर शैल बी सफिशिएंट। ये नोटिफिकेशन नंबर आया हुआ है, जो भी आया हुआ है। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब सर मैं इसमें कुछ भी हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि एक्चुअली में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम लाने के लिए यू हैव टू कंप्लाई विद प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। आपको प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन से कंप्लाई करना होता है और ये प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन ही मेन है। तो आपको पेपर में जो पढ़ के जाना है वो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन पढ़ के जानी है, पेज नंबर 4.23 पे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कितने लोगों को पता है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होती है? कितने लोगों को पता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होती है? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया। बताओ खुशप्रीत, क्या होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम? ये किसने बताया आपको? ठीक है, तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होती क्या है पहले ये समझो, ठीक है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होती क्या है पहले ये समझो। बेटा ये आर्या है ना, ये आर्या, ये मेरा बहुत अच्छा एम्प्लॉय है। मैं नहीं चाहता कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी छोड़ के जाए। मैं नहीं चाहता कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी छोड़ के जाए। अब मैं जो ईएसओएस का मतलब बता रहा हूं, आज के बाद आपसे कोई भी ईएसओएस का मतलब पूछे सिर्फ यही बताना, इसके अलावा कुछ मत बताना, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होती है? ये मेरा एम्प्लॉय है, होनहार एम्प्लॉय है, मैं नहीं चाहता नौकरी छोड़े। ऐसे मेरे बहुत सारे होनहार एम्प्लॉयज हैं, निधान भी है और ये दिव्यांशी भी है। ये सारे मेरे क्या है, होनहार एम्प्लॉयज है। मैं नहीं चाहता कि मेरे यहां पे नौकरी छोड़े, ठीक है? तो मैंने इनको क्या कहा, मैं तेरे को एक ऑप्शन देता हूं, सुन, एक ऑप्शन देता हूं। मेरी ऑप्शन है, देख, मैंडेटरी नहीं है, तू नहीं चाहे मत करना। ऑप्शन, ऑप्शन, मैंडेटरी नहीं है। देख मैं तेरे को ऑप्शन दे रहा हूं, तू चाहे तो एक काम करना, मेरी कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस 500 रुपए, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन 3 साल बाद, अभी तो नहीं लेकिन 3 साल बाद मेरी कंपनी के शेयर जिसकी मार्केट प्राइस 500 रुपए, मैं तुझे 200 रुपए में 4000 शेयर दे दूंगा। 200 रुपए में 4000 शेयर दे दूंगा। 200 रुपए में 4000 शेयर, एक शेयर पे शुद्ध 300 रुपए का लाभ, ठीक है? 4000 इंटू 300 कितना होता है? 4000 इंटू 300 कितना होता है? कितना होता है? 12 लाख रुपए का शुद्ध लाभ। लेकिन देख अभी नहीं दूंगा, 3 साल बाद दूंगा, और वो भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है, तेरे को लेना हो लेना, मत लेना। अब एम्प्लॉय सोच रहा है यार ये तो 12 लाख रुपए का मुनाफा है और शेयर मिलेंगे 3 साल बाद, तो वो कंपनी में 3 साल के लिए अटक गया। ऐसे अटकाया जाता है एम्प्लॉय को। ये अच्छे एम्प्लॉयज नौकरी छोड़ के ना जाएं, इसलिए उनको अटकाने के लिए, उनको फंसाने के लिए ये स्कीम लाई जाती है, ये स्कीम लाई जाती है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, अपने डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉय या डायरेक्टर कंपनी के हो सकते हैं, कंपनी की होल्डिंग कंपनी के हो सकते हैं, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के हो सकते हैं। मान लो आर्या तो कंपनी का एम्प्लॉय है, मान लो हर्ष होल्डिंग कंपनी का बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, और मान लो श्रेया सब्सिडरी कंपनी की बहुत अच्छी एम्प्लॉय है। तो मैं इन तीनों को ऑप्शन दूंगा कंपनी के शेयर्स खरीदने का एट अ फ्यूचर डेट। अभी नहीं मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, फ्यूचर डेट पे मिलेंगे, वो भी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, वो भी एट अ प्री डिटरमाइंड, यानी प्राइस पहले से फिक्स होगी। 200 रुपए में दूंगा भाई। कंपनी का शेयर आज 500 का, 3 साल बाद तो 800 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें 200 रुपए में 4000 शेयर 3 साल बाद दूंगा। लेते हो तो लेना, नहीं लेते हो मत लेना, मत लेना। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, तुमने सैलरी रेट पढ़ लिया शायद? अच्छा मेरे को बताना ये वाला सेक्शन हो गया क्या? तो बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। नहीं हुआ? चलो सर को भी नहीं आता, छोड़ दो, ठीक है? अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, जब ये हो जाए तो मुझे बताना, तब मैं पॉइंट बता दूंगा क्या है, ठीक है? लिंक कर देंगे लॉ से टैक्स को और लॉ से अकाउंट्स को, तो खैर हो ही जाता है। तो देखो मेरी बात सुनना, व्हाट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम? बोले एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में कंपनी अपने एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, नहीं एसोसिएट कंपनी नहीं है, होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऑप्शन देती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लेना एट अ फ्यूचर डेट, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस।
क्यों देती है ऑप्शन? अटकाने के लिए। क्यों देती है? अटकाने के लिए, कि ताकि वो बंदा हमारे यहां पे नौकरी छोड़ के ना जाए। ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का क्या होता है बेटा? एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, टारगेट फारगेट कुछ नहीं होता, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तू हमारे यहां बढ़िया काम कर रहा है, तू मेरा होनहार कर्मचारी है, ले एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ले, लेकिन देख अभी नहीं दूंगा, वेस्टिंग पीरियड के बाद दूंगा। क्या? VESTIN वेस्टिंग पीरियड है ऑफर देने और शेयर अलॉट होने के बीच का गैप। दिस हैज टू बी मिनिमम 1 ईयर। दिस हैज टू बी 1 ईयर के ऊपर कंपनी की मर्जी है। कंपनी 1 साल रखे, 2 साल रखे, 100 साल रखे, वो कंपनी की मर्जी। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में कितनी रखी थी? 3 साल। प्रैक्टिकली देखोगे तो नॉर्मली यू विल फाइंड कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे वेस्टिंग पीरियड रहता है। मैंने 5-5 साल भी देखा है। तो आप मेरे से अगर पूछोगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या है, तो बोले एक स्कीम है जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉइज या अपने डायरेक्टर्स को ऑप्शन देती है फ्यूचर डेट पे कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदने का एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। पहले बताओ यहां तक समझ में आता है? निकालो बुक के अंदर पेज नंबर 4.23, बुक के अंदर निकालो पेज नंबर 4.23। निकाल लिया? देखो अब मैंने सबसे पहले तो यहां पर आपको लिख के दी है इश्यू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस में डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। मिल गई क्या? क्या डेफिनेशन है पढ़ो। मैं पूरी अंडरलाइन कर रहा हूं, फिर पूरी हाईलाइट भी करूंगा। डेफिनेशन है, पूरी हाईलाइट होती है, आपको पता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मींस द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और कंपनीज विच गिव्स डायरेक्टर्स, ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज द benefit या right to purchase or subscribe for the shares of a company at a future date at a predetermined price। समझ में आया? इस स्कीम में क्या होता है? इस स्कीम में क्या होता है? ऑप्शन दिया जाता है। किसको दिया जाता है? डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को और एम्प्लॉइज को। किसके डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज को? कंपनी के, कंपनी की होल्डिंग कंपनी के या कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के। कि तुम क्या कर लेना? परचेज कर लेना कंपनी के शेयर्स। कब परचेज करना? फ्यूचर डेट पे एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। इसे बेटा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम बोलते हैं। समझ में आया? सबको समझ में आया? अब अकाउंट्स में आप इसकी अकाउंटिंग करेंगे और लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर शेयर्स इशू करने की लीगल कंडीशंस। ठीक है, अकाउंट्स में तो आप इसकी क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग पढ़ेंगे और यहां पे मैं आपको इसका लीगल प्रोसीजर पढ़ाऊंगा। ठीक है, इधर देखना। अब रूल्स में क्या लिखा हुआ है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम इशू करने के लिए? सबसे पहले ये वाला पॉइंट तो हम पढ़ी है कि अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में आपको शेयर इशू करने हैं तो आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए होगी बाय पासिंग एसआर। इसमें नोटिफिकेशन आया हुआ है, पीछे पढ़ा चुका हूं। प्राइवेट कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास होगा, प्राइवेट कंपनी के केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। तो द इश्यू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम shall be approved by the shareholders of the company by passing a special resolution। नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज प्राइस। ये प्री डिटरमाइंड प्राइस को बोलते हैं। किसको? प्री डिटरमाइंड। एक्सरसाइज प्राइस वो प्राइस है जिसपे एम्प्लॉय को शेयर अलॉट किए जाएंगे। पढ़ लिया होगा अपने अकाउंट में ये। एक्सरसाइज प्राइस वो प्राइस है जिसपे एम्प्लॉय को शेयर अलॉट किए जाएंगे। इसके ब्रैकेट में लिख लो प्री डिटरमाइंड प्राइस। इसके ब्रैकेट में लिख लो प्री डिटरमाइंड प्राइस। अब बेटा एक्सरसाइज प्राइस क्या होगी? लॉ बोला हम नहीं बताएंगे। बोले कंपनी को फ्रीडम है, कंपनी को आजादी है, जो एक्सरसाइज प्राइस रखनी है रखे, हमें कोई लेना देना नहीं। तो एक्सरसाइज प्राइस क्या होगी? बोले कंपनी ग्रांटिंग ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉइज पर्सुएंट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम विल हैव द फ्रीडम टू डिटरमाइन द एक्सरसाइज प्राइस। बोले उनको फ्रीडम है एक्सरसाइज प्राइस क्या करने की? डिटरमाइन करने की, एज पर जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनी की हैं, इन अकॉर्डिंग टू, इन कंफर्मिटी विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज इफ एनी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर समझ में आ गया। अच्छा टाइम गैप क्या रखना है? टाइम गैप के ब्रैकेट में लिखो वेस्टिंग पीरियड। टाइम गैप के ब्रैकेट में लिखो वेस्टिंग पीरियड। और वेस्टिंग पीरियड की स्पेलिंग गलत मत लिखना यार, VESTING लिखी भी है बोर्ड पे, नहीं तो गलत मत लिखना। लॉ बोला जिस दिन कंपनी ऑफर देगी और जिस दिन शेयर अलॉट होंगे उसके बीच में मिनिमम गैप कितने टाइम का रखना है? 1 ईयर। 1 ईयर के बाद आप 100 ईयर रखो, लॉ को कोई परेशानी नहीं है। तो देयर शैल बी अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिटवीन द
ग्रांट ऑफ ऑप्शन जिस दिन ऑप्शन दिए गए, एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन यानी जिस दिन शेयर अलॉट होंगे। तो ग्रांट ऑफ ऑप्शन और वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन के बीच में मिनिमम पीरियड कितना होना चाहिए? 1 ईयर होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या बेटा? लॉक इन वाला पॉइंट पूरा टाइप नहीं हुआ, लॉक इन वाला पॉइंट पूरा टाइप नहीं हुआ, इसमें सिंपल सा पीरियड नहीं मिसिंग है, लिख लो पीरियड वर्ड मिसिंग है इसमें, लॉक इन पीरियड लिख लिया। अच्छा सर, लॉक इन पीरियड क्या होता है? सर लॉक इन पीरियड वो पीरियड होता है जितने टाइम के लिए शेयर होल्डर अपने शेयर बेच नहीं पाएगा। आज अगर हमने लॉक इन पीरियड 2 साल रखा तो जिस दिन आपको शेयर अलॉट होंगे उससे 2 साल तक आप बेच नहीं पाओगे। सर लॉक इन पीरियड अलग है, वेस्टिंग पीरियड अलग है। वेस्टिंग पीरियड तो है जिस दिन ऑफर दी और जिस दिन शेयर अलॉट होंगे उसके बीच का गैप, और लॉक इन पीरियड है कि जिस दिन शेयर अलॉट हो गए उससे कितने साल तक शेयर होल्डर शेयर्स को बेच नहीं सकता। तो लॉ बोला लॉक इन पीरियड कितना रखना है, अगेन लॉ ने बोला हमें मतलब नहीं, बोले कंपनी को फ्रीडम है, कंपनी को लॉक इन पीरियड 1 साल रखना है 1 साल रखिए, 2 साल रखना है 2 साल रखिए, 3 साल रखना है 3 साल रखिए। तो देखो क्या लिखा है, कंपनी शैल हैव फ्रीडम टू स्पेसिफाई, क्या लिखा है? द कंपनी शैल हैव फ्रीडम टू स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड फॉर द शेयर्स इशूड परसुएंट टू एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। लॉक इन पीरियड का मतलब लिख लो, वैसे तो मैंने पहले भी एक जगह लिखा है स्वेट इक्विटी में, पर लिख लो यहां भी एक बार। लॉक इन पीरियड मींस दैट पीरियड, लॉक इन पीरियड मींस दैट पीरियड ड्यूरिंग विच अ शेयर होल्डर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स। लॉक इन पीरियड मींस दैट पीरियड ड्यूरिंग विच शेयर होल्डर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स। लॉक इन पीरियड मींस दैट पीरियड during which shareholder cannot transfer his share. Lock-in period means that period during which shareholder cannot transfer his shares. Lock-in period means that period during which shareholder cannot transfer his shares. Clear है क्या बेटा? Very good. तो सिंपल है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में शेयर अलॉट करने हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दूसरा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में एक्सरसाइज प्राइस क्या रहेगी? कंपनी को फ्रीडम टू डिसाइड है। तीसरा, वेस्टिंग पीरियड क्या रहेगा? मिनिमम 1 ईयर। चौथा, लॉक इन पीरियड क्या रहेगा? बोले लॉक इन पीरियड में अगेन कंपनी को फ्रीडम है टू डिसाइड। बोलिए आया? अच्छा, अब आता है मेन एलिजिबिलिटी। क्या हर एम्प्लॉय या हर डायरेक्टर को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में शेयर दे सकते हैं, या कोई ऐसा एम्प्लॉय या डायरेक्टर भी होगा जिसे एम्प्लॉय और स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर शेयर देना अलाउड नहीं होगा? मैं फिर बोल रहा हूं, क्या हर एम्प्लॉय, क्या हर डायरेक्टर को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में शेयर दे सकते हैं, या कोई ऐसा एम्प्लॉय या डायरेक्टर भी होगा जिसे देना अलाउड नहीं होगा? तब पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी। पेपर में मेन जो क्वेश्चन आएगा वो आप ये मान के चलो एलिजिबिलिटी से ही आएगा। ठीक है, इधर देखना, अगर एप्लीकेशन बेस्ड आया, डायरेक्ट आया तो आ जाएगा, उसमें तो क्या लिख ही देंगे अपन। अब देखना बेटा एलिजिबिलिटी क्या है। तो सर लॉ बोला आपको एम्प्लॉय को देना, बोले किसी भी एम्प्लॉय को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम था ये स्वेट इक्विटी शेयर्स में पॉइंट। बट जिस भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में शेयर दे रहे हो वो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। कई होते हैं बेटा सीजनल एम्प्लॉयज होते हैं, होटल बिजनेस होता है, सीजनल एम्प्लॉय रखा, 6 महीने काम किया, सीजन के टाइम पर हटा दिया। जैसे जयपुर है, जयपुर में कोई टूरिस्ट अप्रैल मई जून जुलाई में नहीं आता, दिमाग थोड़ी खराब हुआ आएगा आमलेट बन के जाएगा, क्या फायदा है? कोई नहीं आता जयपुर में, कोई नहीं आता भाई, बहुत गर्मी होती है, आप देख लो ना हालत क्या हो रखी है। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं विंटर्स में पढ़ाता हूं, मैं 12 घंटे भी एक साथ खड़े होकर पढ़ा देता हूं, मेरे को थकान महसूस नहीं होती, और समर्स में तो 4 घंटे बाद ही लगता है फैल जाओ, गर्मी इतनी है, करे क्या कोई? तो भैया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में इन्होंने बोला भैया सीजनल एम्प्लॉय को नहीं देंगे, सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय को देंगे। हाँ, इंडिया में काम करे, आउटसाइड इंडिया काम करे, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। बोले इन इंडिया का हो, आउटसाइड इंडिया का हो। अच्छा, बोले डायरेक्टर को भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर में बोले होल टाइम डायरेक्टर है उसको भी दे सकते हो, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है उसको भी दे सकते हो। अब ये भी मैंने आपको पहले ही डिफाइन करा दिया, कंपनी में 2 तरीके के डायरेक्टर होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर। ये भी स्वेट इक्विटी शेयर्स के साथ डिफाइन करा है। तो बोले चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो चाहे पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर प्रकार के डायरेक्टर को ईएसओएस में शेयर दे सकते हो सिवाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के। ये पॉइंट स्वेट इक्विटी शेयर्स में नहीं था। किसको नहीं दे सकते? एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप मेरे से पूछोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिफाइंड है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 149 के सबसेक्शन 6 में। अब ये आप जब सीए फाइनेंस में आ जाएंगे तभी पढ़ेंगे, तो अभी हम नहीं बात कर सकते, और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता तो मैं बता भी देता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने आप में 16 पॉइंट का एक टॉपिक है,
16 कंडीशंस होती है, जब वो आप पूरी करते हैं तब आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना जाता है। तो इस लेवल को उन सब में दिमाग लगाने का कोई मतलब है नहीं। अच्छा, ए पॉइंट तो बोला परमानेंट एम्प्लॉय को दे दो, बी पॉइंट बोला डायरेक्टर को दे दो, सी पॉइंट बोल रहा है कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी के भी एम्प्लॉय डायरेक्टर है उनको भी दे सकते हो। तो उन्होंने बोला एन एम्प्लॉय एज डिफाइंड इन क्लॉज ए या क्लॉज बी, लेकिन अब की बार किसका? ऑफ अ सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और ऑफ द होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी। क्लियर है क्या बेटा? बताओ। तो ये 3 एम्प्लॉइज हैं जो एलिजिबल है, जिन्हें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में शेयर अलॉट किए जा सकते हैं। तो पढ़ना, एन एम्प्लॉय शैल बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ ऑप्शन अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ओनली इफ ही इज अ परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टर होल टाइम और नॉट एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एम्प्लॉय चाहे सब्सिडरी का हो चाहे होल्डिंग कंपनी का हो। क्लियर है? अब आता है मेन पॉइंट। अब आता है मेन पॉइंट। ध्यान रखना, ध्यान रखना, आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में किसी भी ऐसे एम्प्लॉय या डायरेक्टर को शेयर नहीं दे सकते जो कंपनी के प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है। प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है यानी कंपनी का प्रमोटर है। आज मान लो श्वेता ने, किंजल ने, कशिश ने और मुस्कान ने और ये सब जनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, तो ये क्या हो गया? प्रमोटर का ग्रुप हो गया। अब प्रमोटर ग्रुप में कंपनी की, ये जो प्रमोटर थी श्रेया कंपनी की एम्प्लॉय भी बन गई, या जो श्रेया कंपनी की प्रमोटर ग्रुप का पार्ट थी डायरेक्टर भी बन गई। तो बोले ऐसे प्रमोटर या डायरेक्टर को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में शेयर नहीं देना है जो कंपनी के प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है। तो इसने लिखा बट डज नॉट इंक्लूड। बट डज नॉट इंक्लूड यानी ये लोग क्या हो गए? इनएलिजिबल हो गए। बट डज नॉट इंक्लूड यानी यहां पे आ गए इनएलिजिबल पर्सन। ये ऐसे पर्संस हैं जिन्हें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में शेयर अलॉट किए नहीं जा सकते। किसको नहीं दे सकते? कोई भी ऐसे एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को जो कंपनी के प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है। एन एम्प्लॉय हु इज अ प्रमोटर और पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रमोटर ग्रुप। पहला पार्ट तो ये हो गया। क्लियर है क्या? और दूसरा इन्होंने बोला किसी भी ऐसे डायरेक्टर को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में शेयर मत देना जिस डायरेक्टर के पास टुगेदर विद हिज रिलेटिव, मतलब डायरेक्टर और रिलेटिव का मिला के एग्रीगेट में, जिस डायरेक्टर के पास टुगेदर विद हिज रिलेटिव ऑलरेडी कंपनी के मोर देन 10% इक्विटी शेयर्स हो। तो जिस डायरेक्टर के पास अपने रिलेटिव के साथ मिला के, जैसे मैं और मेरी वाइफ मेरी रिलेटिव हो गई, तो मेरे और मेरे वाइफ के पास मिलाकर अगर कंपनी के कितने शेयर्स हैं? मोर देन 10%। तो फिर मुझे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में शेयर नहीं मिल सकते। A director who either himself or through his relative or body corporate directly or indirectly holds more than 10% of the equity shares of the company। समझ में आ रहा है क्या? बताओ। अच्छा, अब सवाल उठता है रिलेटिव का क्या मतलब है? रिलेटिव का मतलब वैसे तो मैंने एक बार पहले डिफाइन कराया हुआ है, लेकिन जब मैंने रिलेटिव का मतलब डिफाइन कराया था आप में से कई सारे बच्चों ने क्लास ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि वो मैंने फर्स्ट चैप्टर में कराया था। तो वो एक बार मैं वापस करा देता हूं, कॉपी निकाल लीजिए। मैं वह वापस करा देता हूं, कॉपी निकाल लीजिए। हेडिंग बनाएंगे डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। हेडिंग बनाएंगे डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। बात मत करो बेटा, प्लीज बात मत करो। लॉ की कॉपी निकालेंगे और हेडिंग बनाएंगे डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। लिख लो बेटा वापस से, गरीब नहीं हो जाओगे, एक बार और लिख लोगे तो। ढूंढ रहे हैं बैठ के डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, और यहां ढूंढने से कुछ भी नहीं होगा, बुक के अंदर लिखा हुआ है पहले, उस सेक्शन के साथ ही जहां पहले पढ़ाया था। डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, ब्रैकेट में सेक्शन लिख लो, सेक्शन 2 का क्लॉज 77। ब्रैकेट में सेक्शन लिख लो, सेक्शन 2 का क्लॉज 77। बेटा आप इनकम टैक्स पढ़ते हो? इनकम टैक्स में आपको रिलेटिव डिफाइन कराए जाते हैं या नहीं कराए जाते? कराए गए नहीं कराए गए? बताओ तो सही। आपका जवाब मैं थोड़ी दूंगा भाई, कराए गए हैं। अब कैसे नहीं कराए गए होंगे? पॉसिबल ही नहीं है, नो बोल देते हैं जबरदस्ती का। अच्छा वो हो सकता है टॉपिक नहीं आया, ठीक है। वैसे सैलरी हेड में आ जाता नहीं, पर्सन अलग है रिलेटिव अलग है। पर्सन से क्या मतलब है? पागल हो गए क्या? बीच सर सुनो, नहीं रिलेटिव में क्या है, मैं क्यों पूछ रहा था इनकम टैक्स का रेफरेंस। इनकम टैक्स में क्या होता है, हर सेक्शन में रिलेटिव का मतलब अलग होता है। तो आपको सैलरी हेड में रिलेटिव का मतलब अलग पढ़ाएंगे, पीजीबीपी हेड में अलग पढ़ाएंगे और अदर सोर्सेज में अलग बताएंगे। लेकिन अपने लॉ में ये बहुत अच्छा बड़ा एडवांटेज है कि पूरे कंपनीज एक्ट में रिलेटिव का मतलब सेम है।
आज के बाद वापस नहीं बताऊंगा, याद रखना। कंपनीज एक्ट में टोटल 10 रिलेटिव है। टोटल कितने रिलेटिव है? 10। जैसे आप खड़े हो जाओ, अगर अब मैं बात करूं इसके रिलेटिव में कौन कौन आएगा, तो सबसे पहला रिलेटिव में आएगी इसकी स्पाउस। इसकी स्पाउस, तो स्पाउस मतलब जैसे लड़के के केस में तो पत्नी हो गई और लड़की के केस में पति हो गया, ठीक है। तो रिलेटिव में एक तो आ गया स्पाउस, बैठो, एक तो आपका स्पाउस आ गया। एक बेटा मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, ये जिस एचयूएफ का हिस्सा होगा उस एचयूएफ के सभी मेंबर्स, जिस भी हिंदू अविभाजित परिवार का आप हिस्सा होंगे, जरूरी नहीं आप एचयूएफ का हिस्सा हो, कई जगह नहीं होती एचयूएफ, बट अगर आप एचयूएफ का हिस्सा है तो एचयूएफ के सभी मेंबर। अब आप हिंदू ही नहीं है तो एचयूएफ का कॉन्सेप्ट वैसे ही खत्म हो गया, और हिंदू भी है तो भी एचयूएफ जरूरी नहीं आपके यहां पर हो। तो एक तो स्पाउस, एक मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। तीसरा बेटा सन। कौन? सन, आपका जो भी बेटा होगा, और सन्स वाइफ, बेटा और बेटे की पत्नी यानी आपकी बहू। कितने हो गए? फिर डॉटर, आपकी बेटी, एंड डॉटर्स हस्बैंड। डॉटर्स हस्बैंड आपका दामाद हो गया, तो डॉटर्स हस्बैंड। फादर, मदर, 8 रिलेटिव हो गए। ब्रदर, सिस्टर, टोटल कितने रिलेटिव हो गए? 10। और सुनो मेरी बात, ब्रदर सिस्टर जब बोलते हैं तो उसमें कजिन नहीं आते, ये क्लैरिटी रखना। और ये सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं है, हर सब्जेक्ट में। सर कजिन्स को बोलते ही कजिन्स है, वो आपके ब्रदर सिस्टर नहीं है, वो आपके कजिन्स हैं। चाहे फर्स्ट कजिन हो, चाहे सेकंड कजिन हो, चाहे थर्ड कजिन हो, चाहे कोई सा भी कजिन हो, कजिन रिलेटिव्स में नहीं आते हैं। रिलेटिव्स में सिर्फ ब्रदर सिस्टर आते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो टोटल 10 रिलेटिव कंपनीज एक्ट में माने गए। तो अब ये रूल हो गया, मैं और मेरे रिलेटिव के पास मिलाकर अगर कंपनी के पहले से 10% से ज्यादा इक्विटी शेयर हैं तो मैं एलिजिबल नहीं हूं फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। बोलिए, आ गया? लिखेंगे। फॉर एन इंडिविजुअल, relative includes the following. For an individual, relative includes the following. For an individual, relative includes the following. Relative includes the following. डैश लगा के, बुलेट लगा के लिखते जाओ। सबसे पहला बुलेट स्पाउस, SPOUSE, स्पाउस। दूसरा बुलेट लगाओ मेंबर्स ऑफ HUF, मेंबर्स ऑफ HUF। तीसरा बुलेट लगाओ फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, स्टेप फादर भी आ जाएंगे, फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर। नेक्स्ट बुलेट लगाएंगे मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर। नेक्स्ट बुलेट लगाएंगे सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन। नेक्स्ट बुलेट लगाएंगे सन्स वाइफ, सन्स वाइफ। नेक्स्ट बुलेट लगाएंगे डॉटर, नेक्स्ट बुलेट लगाएंगे डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड। नेक्स्ट बुलेट लगाएंगे ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर। और आखिरी बुलेट लगाएंगे सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर। 10 रिलेटिव हो गए क्या, बता दो? सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर लिख लिया। इसमें याद रखना सन्स वाइफ और डॉटर्स हस्बैंड में तो स्टेप आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो तो स्टेप हो नहीं सकते। वाइफ थोड़ी ना स्टेप होती है, बोले मेरी वाइफ और सौतेली वाइफ, समझ रहे हो? बोले जो खुद की है वो खुद की है और जो किसी और की है वो स्टेप है, समझ रहे हो? वो तो होता नहीं है। सेम चीज डॉटर्स हस्बैंड में। और डॉटर में स्टेप डॉटर लिखा हुआ नहीं है। बेटी अगर खुद की है तो आती है, स्टेप डॉटर है तो नहीं आती है। ये भेदभाव कंपनीज एक्ट ने क्यों किया, जाके कंपनीज एक्ट से पूछ लेना, मुझे नहीं पता। यहां तक क्लियर है? मैंने जो लॉ में लिखा हुआ है वो आपको लिखा दिया। पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं भी वर्ड रिलेटिव आया तो यही 10 रिलेटिव माने जाएंगे। और ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आईसीआई की बुक्स में चैप्टर नंबर 1 में लिखी हुई है, लेकिन हम जब मौका पड़ेगा तभी डिस्कस करेंगे। हर डेफिनेशन के साथ है। मैं डेफिनेशन तभी डिस्कस करूंगा जब मौका पड़ेगा उसको डिस्कस करने का। अब क्या फायदा होता है ये चैप्टर 1 में पढ़ा के बैठता है, याद तो तुम्हें किसी को होती नहीं, समझ रहे हो? तो जहां काम आएगी वहां लिख लेनी चाहिए। अच्छा, अभी एक स्टार्टअप कंपनी में नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये जो 2 प्रोहिबिशंस हैं,
ये स्टार्टअप कंपनी पे नहीं अप्लाई होंगे 10 इयर्स के लिए फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कितने इयर्स के लिए अप्लाई नहीं होंगे? 10 इयर्स के लिए फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पढ़ लो। हाउएवर इन केस ऑफ अ स्टार्टअप कंपनी द कंडीशंस मेंशन्ड इन सब क्लॉज 1 and 2 यानी ये और ये shall not apply up to 10 years, shall not apply to up to 10 years from date of its incorporation। याद रख पाओगे? और मैं स्टार्टअप कंपनी आपको पहले डिफाइन करा चुका हूं, इसलिए मैंने वापस से डिफाइन नहीं कराया। मैंने आपको मीनिंग भी लिखा दिया था और डेफिनेशन भी लिखा दी थी। मीनिंग तो ये होता है कि अगर कोई कंपनी न्यू बिजनेस आइडिया के साथ स्टार्ट हो, जिसमें रिस्क भी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है, तो वो स्टार्टअप कंपनी होती है। और वैसे लीगल डेफिनेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। आपको सबको पता है हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। हमारी कंट्री के कॉमर्स मिनिस्टर है चार्टर्ड अकाउंटेंट पीयूष गोयल साहब। हमारी कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है सीए पीयूष गोयल। सीए पीयूष गोयल एक मिनिस्ट्री हेड करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो जो डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का, वो डिपार्टमेंट जिस कंपनी को बोलेगा कि हाँ भैया ये स्टार्टअप कंपनी है, उस कंपनी को स्टार्टअप कंपनी माना जाएगा। और ये डेफिनेशन मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं, तो आपको आनी चाहिए। क्लियर है क्या बेटा? चलिए, तो यहां पर आकर खत्म होता है एलिजिबिलिटी और यहां पर आकर हमारे खत्म होते हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। समझ में आ गया क्या? चलिए अब आ जाइए बेटा टॉपिक पे लौट कर। ठीक है, तो अब बेटा लॉ क्या बोला? कंपनी जब किसको शेयर अलॉट कर रही है? बोले कंपनी जब अपने एम्प्लॉयज को शेयर अलॉट कर रही है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ये तो पहला एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन है, लॉ बोला आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं देने मत दो, नहीं देने मत दो, जिसको देने उसको दे दो। जिसको देने हैं सिर्फ दो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। एक तो जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा, प्लस रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स होते हैं। रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ये भी बन सकते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स होते हैं। रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स का काम वैल्यूएशन करने का काम होता है। बोले कंपनी के शेयर की प्राइस एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू करानी है, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो रिपोर्ट बना के देगा, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनी की शेयर की प्राइस है, उस प्राइस पे शेयर अलॉट होंगे। मतलब सिंपल सा है, आपको नहीं देने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मत दो, आपको जिसको देने उसको दो, या एग्जिस्टिंग में भी दो चार कोई देने। मान लो ये कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सारे निशा है, नंदिनी है, तनीषा है, दिव्यांशी है, आर्या है, हर्ष है, श्रेया है, खुशप्रीत है, मुस्कान है, जो भी है, तो ये सारे कंपनी के बेटा क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। ठीक है, अब मैंने बोला नहीं मैं तो शेयर सिर्फ इसको मैं तो शेयर सिर्फ कशिश को दूंगा, एग्जिस्टिंग में भी कशिश को। तो ये बोल रहे मैंने क्या पाप क्या किए होंगे, तूने नहीं दे रहा तेरे को, जा बाढ़ में जा। तो मैंने बोला मैं तो कशिश को दूंगा और हट तेरे को कौन देगा, कशिश को दूंगा और एक अमन को दूंगा। मैंने तो कहा मैं दो ही को दूंगा, मेरी मर्जी। या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही नहीं है, मान लो ये खुशी, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही नहीं है, मैं तो खुशी को दूंगा। या निधान है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही नहीं, मैंने कहा इसको दूंगा। तो लॉ ने बोला दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको देना उसको दे दो। बोले तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, बोले जिसको देना उसको दे दो। आप मत देखो ऐसे आपको नहीं मिलेंगे, आप मेरी बात नहीं मानते हो, ठीक है? नहीं, अब आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, जिद्दी मत कीजिए। आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको दे देंगे। अच्छे बच्चों को देता हूं मैं सिर्फ शेयर्स, तो एक इसको मिलेंगे, पर अच्छा बच्चा तो तू भी नहीं, चल ले। निदान को देंगे और एक खुशी को देंगे, तो भले 3 लोगों को देंगे। लेकिन लॉ बोला कितनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है? सर आप कभी 3 बोलते हो, कभी 2 ही है। एक लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब कंडीशन से कंप्लाई करना है। अब वो प्रिस्क्राइब कंडीशन हमारे सिलेबस में इसकी है नहीं, ईएसओएस की थी, इसकी है नहीं, तो क्यों माता लगाए? तो सिंपल सी कंडीशन कितनी हो गई? 2। एक एसआर पास कर लेना और एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन करा लेना, और जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यूएशन रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग जो शेयर की प्राइस डिटरमाइन होगी, उस प्राइस के ऊपर शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर देना। बोलिए आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं है यार, ये इजी सेक्शन है, मतलब हार्ड कुछ नहीं होता, एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाना चाहिए। देखो, अच्छा मैं बताना भूल गया था या बता दिया था टेस्ट के बारे में? चैप्टर नंबर 2 से लेकर रिडक्शन तक मैं टेस्ट फेस टू फेस ही लूंगा, कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। लेट मी बी वेरी क्लियर, लेट मी बी वेरी क्लियर। और मेरे टेस्ट में जो नहीं आएगा अगली क्लास में नहीं बैठेगा। तुम्हें कैंसर हो, टीबी हो, एड्स हो, तुम्हारे दोनों घुटने टूट जाए,
मुझे लेना देना नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। आपके कोई काम हो पहले मैनेज करना या मिसमैनेज करना मुझे पता नहीं। सैटरडे को, अरे भाई हाँ संडे, संडे को टेस्ट है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, और 50% से कम जिसके मार्क्स आएंगे। सर अभी मैं डांटने पे आऊंगा ना, भाग जाएंगे यहां से। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, टेस्ट में मजाक नहीं चाहिए मेरे को। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 टिल सेक्शन 66, विच इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जस्ट बिफोर दिस। इसका आपका टेस्ट रहेगा कमिंग संडे को। मैं ऑनलाइन टेस्ट नहीं लूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, एक्सेप्ट फॉर आउट स्टेशन स्टूडेंट्स। जयपुर में भी अगर आप हो और ऑनलाइन में आते हो रेगुलरली, टेस्ट ऑफलाइन ही होगा। मुझे नहीं विश्वास है ऑनलाइन टेस्ट पे, मैं नहीं लूंगा ऑनलाइन टेस्ट। पहले मजबूरी थी जब ले लिए, अब नहीं मजबूरी है, अब नहीं लूंगा। समझ में आ गया? बोलो ये वाला टॉपिक बताओ। ऑफर ऑफ फर्दर शेयर्स टू एनी पर्सन, बोले जिसको देना है उसको दे दो। फर्दर शेयर्स में बी ऑफर्ड टू एनी पर्सन, चाहे वो वेदर नॉट दोज पर्सन इंक्लूड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बोले इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एम्प्लॉइज को दे दो, बोले जिसको देना है उसको दे दो, जिसको मतलब पूरे विश्व में जिसको देना है उसको दे दो। वेदर दी शेयर्स आर इशूड फॉर कैश, कैश में इशू करना है कैश में दे दो, कंसिडरेशन अदर देन कैश में देना है वैसे दे दो। बस रिक्वायरमेंट क्या है? इट इज ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी, कंडीशंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड आर कंप्लाइड विद। लिख तो देना ही पेपर में पॉइंट, कंडीशंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड आर कंप्लाइड विद। और सबसे में नहीं है, द प्राइस ऑफ सच शेयर्स इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। बस तो भैया ध्यान रखना है, प्राइस ऑफ शेयर डिटरमाइन करेंगे वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर के अकॉर्डिंग, एसआर पास करेंगे और प्रिस्क्राइब कंडीशन से कंप्लाई करेंगे। ये करके आपको जिसको शेयर देने उसको दे दो। लॉ बोला हमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। बोलिए आया? अच्छा यहां तक लिख लिया सबने, हाईलाइट कर लिया, चल सकता हूं आगे? अच्छा अब एक नेक्स्ट एक्सेप्शन और क्या है सर? लॉ बोला कंपनी किसी से लोन लेती है, क्या लेती है? तो कन्वर्टेबल लोन्स ले सकती है। मान लो मैंने लोन लिया आपसे, आपसे कौन लेगा? कंपनी ने लोन लिया निदान से। किसने? निदान से 5 लाख का। निदान को बोल दिया तुझे रीपेमेंट नहीं करेंगे, जब ड्यू डेट आएगी रीपेमेंट की उस डेट पे तेरे को इस इक्वल वैल्यू के शेयर्स दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हो। इसको डिबेंचर इशू किया हर्ष को, इसको डिबेंचर इशू किया हर्ष को, हर्ष को 5 लाख के डिबेंचर दिए, इसको भी यही बोल दिया कि जब डिबेंचर की मैच्योरिटी होगी तो तेरे को कैश में पेमेंट नहीं करेंगे, तू तो बदले में क्या ले लेना? इक्विटी शेयर्स ले लेना। अब मान लो लोन की कन्वर्जन डेट आई तो मैं इसको शेयर्स दे रहा हूं, ले बेटा, या इसको भी शेयर दे रहा हूं डिबेंचर होल्डर को, ले ले। तो ये मनस्वी चल रही है। बोले मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, मुझे क्यों नहीं दे रहे? नहीं देना, एक्सेप्शन है। इन्होंने बोला जब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करोगे या कन्वर्टेबल लोन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करोगे, उस टाइम पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है, उन्हें शेयर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन लॉ बोला देखो भैया दो बातें हैं, जब डिबेंचर इशू किया, जब डिबेंचर या जब लोन लिया, तो एक तो जनरल मीटिंग में एसआर पास कर दिया हो। क्या पास कर दिया हो? डिबेंचर इशू करते वक्त या लोन लेते वक्त एसआर पास कर दिया। और दूसरा जो टर्म्स एंड कंडीशंस है डिबेंचर्स के या लोन्स के, उसमें ये लिखा होना चाहिए कि ये लोन एक कन्वर्टेबल लोन है, ये डिबेंचर एक कन्वर्टेबल डिबेंचर। टर्म्स में लिखा ही नहीं, जबरदस्ती थोड़ी कन्वर्ट कर दोगे। टर्म्स में कुछ नहीं लिखा, लोन की ड्यू डेट आई, ये आया लोन लेने, मैंने कहा ले शेयर ले जा। क्यों लेगा? ये क्यों लेगा? तू लेगा शेयर? क्यों लेगा? क्यों लेगा भाई? नकद दिए थे, नकद लेगा। हाँ टर्म्स में लिखा है तो बात अलग है। तो लॉ बोला आज कन्वर्टेबल डिबेंचर को जब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करोगे या कन्वर्टेबल लोन को जब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करोगे, तो फर्दर शेयर्स एग्जिस्टिंग होल्डर्स को देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कंडीशन है दो, पहला जब डिबेंचर इशू किए या जब लोन लिया तो उसके टर्म्स में क्लियर लिखा हो कि ये कन्वर्टेबल डिबेंचर है, कन्वर्टेबल लोन है। और दूसरा जब लोन लिया या डिबेंचर इशू किए तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके किए। बोलिए आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे आ गया क्या?
तो देखो क्या लिखा है, इन्होंने लिखा कोई नहीं रोक पाएगा हमें, नथिंग इन सेक्शन 62 शैल रिस्ट्रिक्ट, नहीं रोक पाओगे कन्वर्ट करने से। द पावर ऑफ द कंपनी टू अलॉट शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ conversion of loans or debentures into shares provided that condition number 1, terms of issue of such debentures or terms of raising of such loan contained a term regarding conversion of debentures or loans into shares। आई पहली कंडीशन समझ में। and the terms of issue of such debentures or the terms of raising such loan were approved before the issue of such debenture or raising such loan by passing special resolution। बताइए आया कि नहीं आया? अरे बोलो बेटा, आ गया। अब सबसे बढ़िया एक्सेप्शन लास्ट वाला है, सबसे बढ़िया एक्सेप्शन लास्ट वाला है। आई होप पहले यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर आ रहा है। अच्छा अब क्या हुआ? अब अच्छा क्या हुआ सर? होता क्या है, जो हमारी देश की सरकार है, सेंट्रल या स्टेट कोई भी, पब्लिक की भलाई के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, करते ही है ना। मोदी जी पब्लिक का नाम ले लेके पता नहीं क्या क्या करते जाते हैं। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, लॉ बोल रहा, ठीक है। तो भाई पब्लिक का नाम लेकर आप कुछ भी कर लो, ये वही वाली बात है, करते ही हैं, मिसयूज करते ही हैं। अब मोदी जी क्या करते हैं, कोई स्टैचू बनवा देते हैं उत्तर प्रदेश में 2-3-4 हजार करोड़ की, फिर बोलते हैं तो हमने पब्लिक इंटरेस्ट में करी। क्यों भाई, क्या इंटरेस्ट हो हमारी 4000 करोड़ की स्टैचू देख के? ऊपर चिड़िया बीटी तो करेगी। क्या मिला हमको देख के? क्या नहीं, क्या मिल गया, क्या अचीवमेंट कर लिया तुमने स्टैचू बना के? कुछ करा क्या? 4000 करोड़ हमको ही बैठ देते, पैसा तो हमारा है, क्रेडिट वो ले रहे हैं। क्रेडिट हमारा है, पैसा किसका? हमारा ही तो है, हमने ही तो टैक्स दिया, हमारा ही तो हार्ड एंड मनी है। उससे तुमने स्टैचू बना दी 4000 करोड़ की और बोलो पब्लिक इंटरेस्ट में करा। तो ये 6.8 बोल रहा है सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ भी कर सकती है। क्या हुआ, कंपनी से गलती हो गई, कंपनी ने सरकार से लोन ले लिया। किससे लोन ले लिया? या सरकार को डिबेंचर इशू कर दी। अब लॉ बोला अगर आपने सरकार से लोन ले लिया, सरकार को डिबेंचर इशू कर दी, तो सरकार ऑर्डर देके बोल सकती है कि हमारे लोन को शेयर्स में कन्वर्ट कर दो, हमारे डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दो, चाहे टर्म्स में कन्वर्जन लिखा था चाहे भाई लिखा था, तो वैसे ही होंगे कन्वर्ट। मजे की बात यह अगर नहीं भी लिखा है तो सरकार पब्लिक इंटरेस्ट का हवाला देके, किसका हवाला देके? पब्लिक इंटरेस्ट का हवाला देके बोलेगी कि हमारे डिबेंचर्स को शेयर्स में, हमारे लोन को शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। और अगर सरकार ऐसा हवाला देती है तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। अगर सरकार ऐसा हवाला देती है तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब सरकार को मैं शेयर्स दे रहा हूं, फिर ये मनस्वी बीच में से अरे मैं एग्जिस्टिंग होल्डर हूं, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, नहीं मिलेंगे ना बेटा। नहीं मानते ना आप बात हमारी, नहीं मिलेंगे आप, नहीं आप जाइए, गेट लॉस। मैं नहीं बोल रहा ऐसा, ठीक है, लॉ बोल रहा है। तो लॉ बोला अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या देंगे? शेयर देंगे, तो वैसे तो देना मैंडेटरी है, लेकिन जहां पे गवर्नमेंट के डिबेंचर्स या लोन्स को शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तब देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसमें मैं आपको इसकी रीडिंग कराऊंगा, 2-4 बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, उसमें एक पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिएगा क्या है, ठीक है, इधर देखना बेटा। अब ये टॉपिक एक साथ तो आएगा नहीं, जितना आता जाएगा रीड करते जाएंगे। सबसे पहला क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टिंग कन्वर्जन। गवर्नमेंट ऑर्डर देगी कन्वर्जन करने के लिए। एनी सरकार मतलब सेंट्रल और स्टेट, सीजी या एसजी में मेक एन ऑर्डर दैट डिबेंचर्स इशूड टू द गवर्नमेंट बाय अ कंपनी या लोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट गवर्नमेंट बाय द कंपनी शैल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन द कंपनी। क्लियर है क्या? अब टर्म्स ऑफ कन्वर्जन क्या होंगे? जैसे नॉर्मली डिसाइडेड होता है कि कन्वर्जन का रेशियो 1:1 होगा। 1:1 होगा तो मतलब एक डिबेंचर एक शेयर के बदले एक डिबेंचर के बदले एक शेयर मिलेगा, या 2:1 होगा तो 2 डिबेंचर्स मिलेंगे एक के बदले 2:1। तो भाई टर्म्स ऑफ कन्वर्जन क्या होंगे? भाई नॉर्मली तो ये पहले से डिसाइडेड होता है, पर यहां पर तो हम ये बोल रहे हैं ना कि अगर टर्म्स में नहीं भी लिखा तो भी कन्वर्जन होगा। तो अब टर्म्स ऑफ कन्वर्जन क्या होंगे? बोले जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। द टर्म्स of conversion of such debentures or loans shall be such as may appear reasonable to the government।
बोले टर्म्स ऑफ कन्वर्जन वो होंगे जो किसको रीजनेबल लगेंगे, गवर्नमेंट को रीजनेबल लगेंगे। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए वाला, इसमें ही ये बात लिखी है कि गवर्नमेंट कन्वर्जन करने के लिए बोल सकती है, चाहे लोन या डिबेंचर के टर्म्स में कन्वर्जन की बात लिखी हुई थी चाहे नहीं लिखी हुई थी। द गवर्नमेंट may make such an order even if the terms of issue of such debentures or loans do not contain any provision for conversion। मतलब अगर टर्म्स के अंदर कन्वर्जन के बारे में नहीं भी लिखा है तो भी गवर्नमेंट देकर ऑर्डर देकर बोल सकती है कि आप हमारे डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करो, आप हमारे लोन्स को शेयर्स में कन्वर्ट करो। समझ में आ रहा है क्या? और ये क्या बहाना बना के बोलेगी? पब्लिक इंटरेस्ट का। होता तो बहाना ही है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई सरकार कुछ नहीं करती। इधर देखिएगा, कंडीशन फॉर मेकिंग ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन। कंडीशन में ये लिखा है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन सरकार तभी देगी जब ऐसा करना किसके इंटरेस्ट में है, पब्लिक के इंटरेस्ट में। तो द ऑर्डर फॉर कन्वर्जन कैन बी मेड ओनली इफ द गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू मेक एन ऑर्डर फॉर कन्वर्जन ऑफ लोन्स और डिवेंचर्स इनटू शेयर्स। बोलिए आया कि नहीं आया? अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। अब सुनना मेरी बात। सपोज करो कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख। कितनी है? और इशूड शेयर कैपिटल भी है 10 लाख। ऑथराइज भी 10 लाख है, इशूड भी 10 लाख है। तो क्या कंपनी फर्दर शेयर्स इशू कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। अब कंपनी ने गवर्नमेंट से 4 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमारे 4 लाख के लोन को 4 लाख के शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। कंपनी ने कर दिया, तो कंपनी ने 4 लाख के शेयर और इशू करे। अब 4 लाख के शेयर और इशू किए तो इशूड शेयर कैपिटल 10 लाख से 14 लाख हो गई, जबकि ऑथराइज कैपिटल तो 10 लाख की है। तब मुझे बताओ ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? और इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल करेंगे तो सेक्शन 61 लग गया, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब यहां पे यही बोला लगाने की नीड नहीं है। इन्होंने बोला अगर सरकार के ऑर्डर की वजह से लोन्स या डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है, अगर किसके ऑर्डर की वजह से? सरकार के ऑर्डर की वजह से लोन्स या डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। एंड उसकी वजह से कंपनी के शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने की क्या पड़ती है? नीड। तो हम अज्यूम कर लेंगे, डीमिंग प्रोविजन है, मान लिया जाएगा कि कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल हैज ऑटोमेटिकली इंक्रीज। क्या मान लिया जाएगा? कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल हैज ऑटोमेटिकली इंक्रीज। अलग से आपको कोई ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ के 14 लाख रुपए हो जाएगी। जैसे ही इशूड शेयर कैपिटल 10 लाख से 14 लाख होगी, ऑथराइज शेयर कैपिटल भी ऑटोमेटिकली बढ़ के 10 लाख से 14 लाख हो जाएगी। बोलिए आया कि नहीं आया? तो ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम क्या लिखा है इसमें? इफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट हैज द इफेक्ट ऑफ, गवर्नमेंट के ऑर्डर से इफेक्ट आ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है? ऑफ इंक्रीजिंग द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, देन मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शैल स्टैंड ऑल्टर्ड। वो ऑल्टर्ड हो जाएगा अपनी आप, स्टैंड ऑल्टर्ड यानी अपनी आप ऑल्टर्ड हो जाएगा। देन द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शैल स्टैंड ऑल्टर्ड एंड द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल स्टैंड इंक्रीज। कितने अमाउंट से? जितने अमाउंट के डिबेंचर्स है, बाय द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स और लोन्स कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। बोलिए आया? और यहां पर साथ में अप्लाई होगा सेक्शन 64। सेक्शन 64 बोला जहां पे गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से, जब गवर्नमेंट ये ऑर्डर देती है कि डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दो, लोन को शेयर में कन्वर्ट कर दो, तो बोले जहां पे गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, तो वहां पे कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को नोटिस देगी और आरओसी को नोटिस देके इन्फॉर्म करेगी, हे आरओसी आपकी सूचना के लिए है कि सरकार के ऑर्डर की वजह से हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। नोटिस 30 डेज में दिया जाएगा, फॉर्म नंबर SH7 में दिया जाएगा और नोटिस के साथ साथ कंपनी के ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की एक कॉपी भी आरओसी को फाइल करी जाएगी। समझ में आया? निकालेंगे सेक्शन 64 नोट्स में, देना खुशबू, निकालेंगे सेक्शन 64 नोट्स में। अच्छा साथ की साथ ही है क्या? पेज नंबर 4.18 पे। अब इसके 2 पॉइंट तो हम पढ़ ही चुके, ए और सी।
अब देखो बी पॉइंट, इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल कॉन्सिक्वेंट टू द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 62, करो हाईलाइट। और सर इसमें एक डी पॉइंट और है। अब ये जो डी पॉइंट है ये कहीं कवर नहीं होता किसी भी अलग से सेक्शन में, तो अब पढ़ के नक्की करते हैं। सर डी पॉइंट है कि अगर कोई भी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है, विदाउट, और वो अपने नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज कर रही है, क्या इंक्रीज कर रही है? मान लो एक कंपनी विदाउट ऑथराइज शेयर कैपिटल में अभी 4 ही मेंबर है, एक तो मुस्कान है, एक खुशप्रीत है, एक श्रेया और एक हर्ष है। अब कंपनी ने 2 नए मेंबर बना लिए, मान लो विधान और मनस्वी। तो अब कंपनी को आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा वही 30 डेज में कि आरओसी आपकी सूचना के लिए है कि पहले हमारे यहाँ 4 मेंबर होते थे, मुस्कान, खुशप्रीत, श्रेया और हर्ष, अब हमने 2 नए मेंबर बना लिए हैं, विधान और मनस्वी। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ो डी पॉइंट और पढ़ लो, उसको भी हाईलाइट कर देना। इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेंबर्स बाय अ कंपनी हैविंग नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, प्रोसीजर वही है। द नोटिस शैल बी गिवन टू आरओसी विद इन 30 डेज। द नोटिस शैल बी गिवन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म व्हिच इज फॉर्म नंबर SS7। अ कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम शैल आल्सो बी फाइल्ड विद आरओसी। तो सोचो साथ की साथ ही हमने कौन सा सेक्शन फिनिश कर दिया? 64। क्लियर है बेटा यहां तक? ये वाला पॉइंट समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ बोला अगर ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट की वजह से इंक्रीज हो जाए क्या? ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो मेमोरेंडम स्टैंड हो जाएगा ऑल्टर्ड और ऑथराइज शेयर कैपिटल अपने आप हो जाएगी स्टैंड इंक्रीज। क्लियर है क्या? अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट आता है, एक लास्ट पॉइंट आता है। सर मान लो गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि डिबेंचर्स को और लोन्स को किस में कन्वर्ट करो? शेयर्स में। टर्म्स ऑफ कन्वर्जन वगैरह भी सब गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिए, लेकिन कंपनी को गवर्नमेंट की बात ठीक नहीं लग रही। कंपनी को ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो टर्म्स ऑफ कन्वर्जन डिसाइड किए वो ठीक नहीं। कन्वर्जन तो चलो हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी को क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो टर्म्स डिसाइड किए वो ठीक नहीं। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि रेशो होगा 4:1, मतलब 4 शेयर्स फॉर एवरी 1 डिबेंचर। बोलिए कौन सी बात हुई? 4 शेयर्स क्यों देंगे हम एक डिबेंचर के बदले? तो कंपनी को टर्म ऑफ कन्वर्जन ठीक नहीं लग रही। तो लॉ बोला अगर कंपनी को टर्म ऑफ कन्वर्जन ठीक नहीं लगते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट कंपनी अपील कर सकती है एनसीएलटी को। किसको? फिर एनसीएलटी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी कंपनी को भी और गवर्नमेंट को भी, मतलब कंपनी की भी सुन लेगी और गवर्नमेंट की भी सुन लेगी। फिर एनसीएलटी एक फाइनल ऑर्डर पास करेगी और जो भी एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा वो फुल एंड फाइनल होगा। फिर वो कंपनी को भी मानना पड़ेगा और सरकार को भी मानना पड़ेगा। बोले आया कि नहीं आया? नोबडी इज अबव लॉ। बोले लॉ के ऊपर कोई नहीं है। तो आज एनसीएलटी जो ऑर्डर देगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोल सकती कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। वो बात अलग है, अमित शाह उसके हाथ कटवा देगा, वो एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन वो मना नहीं कर सकते। तो देखो इधर क्या लिखा है, अपील बाय द कंपनी टू द ट्रिब्यूनल। या आप क्लास के बार बार जाके तो नहीं बोलते? पता चला मेरे दोनों हाथ चले जाए, पढ़ाऊंगा कैसे? इधर देखो, तो अपील बाय द कंपनी टू एनसीएलटी। क्या लिखा हुआ है? हाँ निशा, ठीक है। तो इफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच कन्वर्जन आर नॉट एक्सेप्टेबल, गवारा नहीं है कंपनी को, द कंपनी में प्रेफर एन अपील टू ट्रिब्यूनल। द ट्रिब्यूनल में आफ्टर हियरिंग द कंपनी एंड गवर्नमेंट पास सच ऑर्डर एज इट में डीम फिट। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए बच्चों, आ गया समझ में? बताइए यस और नो। तो यहां पर आकर मेरी तरफ से फिनिश होता है सेक्शन 62, लेकिन मैंने आज की क्लास में सिर्फ सेक्शन 62 नहीं पढ़ाया, 62 भी हो गया, 64 भी हो गया, और अलग से मैंने साथ के साथ एक टॉपिक और डिस्कस कर दिया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का। अच्छी पढ़ाई कर ली हमने आज की क्लास में। क्लियर है क्या? अब कल मिलेंगे, 63 पढ़ाऊंगा पहले तो बोनस इशू, फिर पढ़ेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स, फिर पढ़ेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स, फिर देखेंगे क्या करेंगे। बायबैक वैसे भी एक दिन में खत्म होना नहीं है। चलिए यहां तक क्लियर है?